हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी लोकसभा के स्पीकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यहीं पर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो आपको पता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन आपके सामने है 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1975 में या फिर ऑप्शन डी 1976 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1976 में। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। इसके तहत आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 4 का में दिए गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। दोस्तों, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? ऑप्शन आपके सामने है सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामवेद। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम जो है वो किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है भोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी पानी या फिर ऑप्शन डी खनिज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन। दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को कई बार आपको समझाया है। आपको पता है कि जो भूमि है, भूमि में जो जड़ें होती है पौधों की, तो पौधों की जड़ें भूमि में होती है और ऊपर मान लीजिए कोई पौधा है, और पौधे की अगर बात करें तो याद रखिएगा इन जड़ों के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक जो जल और खनिज लवण है उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। और जो भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बन जाते हैं उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो भोजन के, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? आपको बताना है कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है कैल्शियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रोमीन। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तो अगर आपसे धातु पूछा जाता है कि भाई तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाता पारा। लेकिन चूंकि आपसे पूछा है अधातु कौन सी है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किसको इंगित करता है? ऑप्शन आपके सामने है वर्षा आने की संभावना, ऑप्शन बी तूफान आने की संभावना, ऑप्शन सी स्वच्छ मौसम होने की संभावना या फिर ऑप्शन डी शीतलहर आने की संभावना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तूफान आने की संभावना। दोस्तों, वायुदाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, आपको पता है। और बैरोमीटर में क्या होता है कि बैरोमीटर में अगर पारा ऊपर चढ़ता है इसका मतलब ये है कि मौसम साफ होने की संभावना है। अगर पारा नीचे गिरता है इसका मतलब ये है कि आंधी या तूफान आने की संभावना है। और अगर एकाएक यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से गिरता है तो इसका मतलब ये है कि बारिश होने की
संभावना है। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किसको इंगित करता है, तो तूफान आने की संभावना को इंगित करता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है बेम्बानर केरल, ऑप्शन बी लोकटक मेघालय, ऑप्शन सी डल कश्मीर या फिर ऑप्शन डी पुलिकट आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। जो जोड़ा यहाँ पर दिया गया है कौन सा गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकटक मेघालय। दोस्तों लोकटक जो झील है वो कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है। अगर आपसे पूछा जाता है बेम्बानर कहाँ पर है, तो केरल में है, ये बिल्कुल सही है। डल झील जो है वो कश्मीर में है, ये भी बिल्कुल सही है। और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। ऑप्शन आपके सामने है गोमती, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी कोसी या फिर ऑप्शन डी सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन। दोस्तों यहाँ पर जो गोमती है, घाघरा है और कोसी है, ये सब बाईं ओर मिलने वाली नदियाँ हैं, लेकिन जो सोन है ये बाईं ओर की नदी नहीं है, बल्कि ये गंगा के दाईं ओर पाई जाने वाली नदी है। अब ये कैसे है हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप को अगर देखा जाए समझने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा गंगा के इधर की जितनी भी नदियाँ हैं उसे हम कहते हैं बाईं ओर की नदियाँ, और इधर की जितनी भी नदियाँ उसे हम कहते हैं दाईं ओर की नदियाँ। तो यहाँ पर जो गोमती है, घाघरा है और कोसी है, ये सब इस तरफ पाई जाती है, यानी कि ये सारी बाईं ओर की नदियाँ हैं। लेकिन जो सोन नदी है उसका उद्गम अमरकंटक से होता है, और ध्यान रखिएगा इधर की नदी है, यानी कि इधर की नदी को हम कहते हैं दाईं ओर की नदियाँ। दाईं ओर की नदी यानी कि ये बाईं ओर की नदी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंगा पर्वत अवस्थित है। आपको बताना है कि नंगा पर्वत कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में या फिर ऑप्शन डी मेघालय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जो नंगा पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय जो है उस पर्वत को अगर देखा जाए तो हिमालय को हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय है। उसके बाद कौन सा हिमालय है, तो बृहत हिमालय, फिर है मध्य हिमालय और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर जो बृहत हिमालय है, यानी कि जो सबसे ऊंचा हिमालय है, उसी में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आपको नंगा पर्वत मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ऑप्शन आपके सामने है अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप है उसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ। तो अगर आपके सामने ऑप्शन होता है कि भाई इनमें से किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है आग बुझाने वाली गैस किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है, क्योंकि जो अग्निशमक यंत्र होता है उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 का मिश्रण होता है, और यही क्या करता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि आग को बुझाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, ऑप्शन सी वन्य प्राणियों का संरक्षण या फिर ऑप्शन डी चारगाहों का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, यानी कि सीधी भाषा में कहा जाए तो वनों का जो प्रबंधन है, तो समाज में जो वनों का प्रबंधन किया जाता है उसे हम कहते हैं सामाजिक वानिकी। जैसे अगर शहर में वनों का प्रबंधन किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे शहरी वानिकी, अगर ग्रामीण में किया जा रहा है तो ग्रामीण वानिकी कहेंगे, और अगर हम बात करें कि दूसरे क्षेत्र में अगर वनों का प्रबंधन किया जाए तो वहाँ पर उसके हिसाब से हम वानिकी का नाम देंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा इसका प्रयोग सबसे पहली बार 1976 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये प्रयागराज में है। तो ये क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी अंतिम अपघटक, ऑप्शन सी प्राथमिक अपघटक या फिर ऑप्शन डी खाद्य पिरामिड में शीर्ष पर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो अगर हम पिरामिड को बनाएं तो आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या रखते हैं, सबसे पहले हम नीचे रखते हैं उत्पादक को। तो यहाँ पर जो उत्पादक है कौन है, तो हरे पौधे जो है वो उत्पादक है, यानी कि सबसे नीचे वाले तल पे आ जाएगा। उससे ऊपर कौन आएगा, तो उससे ऊपर आएगा हरे पौधों को कौन खाता है, तो कीड़े खाते हैं, यानी कि यहाँ पे कीड़ों को रख लेंगे हम। और कीड़ों को कौन खाता है, तो याद रखिएगा कीड़ों को खाता है सांप, यानी कि इसको ऊपर रखेंगे। और मोर क्या खाता है, तो मोर सांप को खाता है, यानी कि मोर से ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये जो है खाद्य पिरामिड में सबसे शीर्ष पर है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन आपके सामने है, समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल या फिर ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल। दोस्तों वायुमंडल की जो समताप मंडल है उसमें जो है ओजोन परत होती है, और ये ओजोन परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो परावैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। एक होता है UVA, एक होता है UVB और एक होता है UVC। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें सबसे हानिकारक कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है वो अल्ट्रावायलेट ए है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A। दोस्तों भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 51A है इसमें मूल कर्तव्यों को रखा गया है और इसी में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है। तो अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता कि इनमें से कौन से अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48A में, चूंकि मौलिक कर्तव्य आपके सामने जोड़ दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी थायरोक्सिन या फिर ऑप्शन डी थायमिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थायमिन। दोस्तों आपको पता है कि जो चावल है, चावल को पॉलिश करने पर विटामिन बी जो है वो नष्ट हो जाता है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है, यानी कि यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर ऑप्शन डी विश्व जल दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, इसे सबसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। और अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, याद रखिएगा वो भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या फिर ऑप्शन डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अगर आपसे पूछा जाता है वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है वन दिवस कब मनाया जाता है, किस मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा देना है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास है इस बार आपका यूपी टेट बिल्कुल क्लियर करवाना। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।